तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो दोस्तों, हमारा यूनिट 3 का अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति। हमने पढ़ ली ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश लोगों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी हमने उससे पहले पढ़ लिए थे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये पुनर्जागरण होता क्या है और क्यों सामाजिक सुधार आंदोलन चलाने पड़े थे। फिर कौन कौन से मुख्य सामाजिक सुधार आंदोलन हमारे भारत में हुए थे जिनका अध्ययन आज हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हीगल की एक परिभाषा है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी सामाजिक सुधार संभव नहीं है। जब तक कि किसी भी समाज में, देश में, है ना, पुनर्जागरण नहीं आएगा तब तक कोई भी सामाजिक सुधार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक सुधार करने के लिए आवश्यक है कि उस समाज में पहले जागरण आए, चेतना विकसित हो कि हमारे समाज में ये बुराइयां हो रही हैं और हमें इनको ख़त्म करना है ना। 18वीं सदी में यूरोप में जागरण के युग की शुरुआत हुई। सबसे पहले दोस्तों 18वीं शताब्दी में यूरोप में आया जागरण का युग। तर्कवाद और अन्वेषण की भावना ने यूरोप को प्रगति का पथ दिखलाया। तर्कवाद और अन्वेषण, तर्कवाद क्या होता था? पहले यूरोप में भी ऐसी पद्धति थी कि जो चर्च के पादरियों ने कह दिया वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो हमें इतने का दान दीजिए, इतने रुपए की पर्ची कटाइए, उतनी ही अच्छी स्वर्ग में आपको सीट मिलेगी, तो वो लोग वो भी करते थे। इतना ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड वहाँ पे बढ़ गया था कि धीरे धीरे फिर कुछ ऐसे विद्वान पैदा हुए जिन्होंने उनको पुनर्जागरण की राह दिखाई। मतलब कि उनको बताया कि ये जो पादरी लोग कर रहे हैं ये मतलब हमारे धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और मतलब ये जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ हैं इनके खिलाफ जनता को जागृत करना शुरू किया, है ना। तर्क वितर्क करना इन पादरियों से शुरू किया कि क्या आप इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हम आपको इतने लाख रुपए देंगे तो आप हमें स्वर्ग में पहुँचा देंगे, आपके पास कोई इसका सबूत है ना। ऐसे हर चीज़ के लिए तर्क प्रारंभ हो गए। तर्क कब प्रारंभ हुआ? जबकि उनमें चेतना विकसित हुई कि जो हमारे समाज में अभी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, है ना। और अन्वेषण की भावना, अब धीरे धीरे क्या होने लगा दोस्तों कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर ली थी, उधर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी, है ना। तो अब ये लोग दुनिया को जानने लगे। पहले क्या था? यूरोप सिर्फ यूरोप ही था, ये कोई भी मुस्लिम हिंदू धर्म इनको जानते ही नहीं थे, है ना। अब ये लोग और मतलब पूरे संसार को खोजने लगे, वहाँ के संस्कृतियों से परिचित होने लगे। तो इन दोनों चीज़ों ने यूरोप वासियों को प्रगति का पथ दिखाया। दूसरी ओर भारत अपने अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण एक निश्चल, निष्प्राण और गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहा था। भारत में दोस्तों कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब यूरोप में पुनर्जागरण का युग आ गया था उस समय भारत में पाखंडवाद, हर मतलब हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म थे, दोनों के पाखंड अपने चरम पर थे। हमने भी तो फिर आगे चल के मतलब ये धर्म सुधार आंदोलन जो हमारे हुए थे इनसे फिर हमारे धर्म की बहुत सारी बुराइयां दूर करने की कोशिश करी गई थी, है ना। तो जब 18वीं शताब्दी में यूरोप में जागरण का युग प्रारंभ हो गया उस समय भारत अंधविश्वास और कुरीतियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ ऐसे बंगाली युवकों का पदार्पण हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयों के प्रति घृणा प्रकट की। दोस्तों आज तक तो देखो हमारे देश से कोई विदेश में पढ़ने ही नहीं गया था, है ना, क्योंकि हमारे जो पंडित लोग कहते थे कि समुद्र पर पैर रखना पाप हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो दुनिया मतलब संपूर्ण भारत के जो आँखों पे जो पट्टी बांधी हुई है धार्मिक पाखंडों के नाम पे, उनका जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो जाएगी। भाई विदेश से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग विदेश को जाएंगे, वह संस्कृति को समझेंगे, तो क्या होगा कि वही है कि अपने धर्म की बुराइयां उनको नजर आने लगेंगी, इस प्रभुत्ववाद को तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हम कभी अन्य देशों के संपर्क में आए। लेकिन वही है कि धीरे धीरे अंग्रेजों का जब भारत में प्रवेश हो गया तो भारतीय लोग विदेशों में जाने लगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ऐसे सबसे पहले दोस्तों बंगाल इस क्षेत्र में आगे था, क्योंकि बंगाल उस समय समृद्ध राज्य था। तो बंगाल के कुछ युवक, है ना, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी और शिक्षित थे, वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उन्होंने की। और जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, बड़े बड़े विद्वानों को समझा, देखा और जाना, वहाँ के संस्कृतियों का अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि हिंदू धर्म और संस्कृति में बुराइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ। इतने दिन तो हमें समझ में नहीं आता था, हमें भी तो ये कहा जाता था कि आप ऐसा करोगे तो आपको जलती हुई कढ़ाई में तला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, है ना, हमेशा ये करो वो करो, है ना। बहुत सारे मतलब अच्छाई हर
हर धर्म का जो मूल है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे धर्म के जो प्रणेता होते हैं उसको वो अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए उस धर्म में अनेकों बुराइयां पैदा कर देते हैं। वो बुराई हमें समझ में नहीं आ रही थी जब तक हमने भारत से बाहर कुछ देखा नहीं था। जब हमारे लोग विदेशों में जाने लगे, पढ़ने लगे, बड़े बड़े विद्वानों का अध्ययन करने लगे, तो उन्हें समझ में आने लगा कि धर्म में बहुत सारी बुराइयां अब विद्यमान हो गई हैं और इनके प्रति उन्हें घृणा पैदा होने लगी, और उन्होंने इस घृणा को सरेआम प्रकट भी किया। इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए बुद्धिजीवी व प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, धारणाओं और भावनाओं को आत्मसात किया। इन्होंने दोस्तों ये लोग भारतीय संस्कृति की अपेक्षा पाश्चात्य संस्कृति को सही समझने लगे, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति उस समय तक धर्म सुधार उनमें हो चुका था, है ना। और ये लोग मतलब वहाँ का अध्ययन करते हुए वहाँ के बुद्धिजीवी विद्वानों का अध्ययन किया, वहाँ के प्रजातांत्रिक मूल्यों का अध्ययन किया, और अनेक सारी भावनाओं को, जो उनमें अच्छी चीज़ें थी, इन्होंने आत्मसात उसको कर लिया। इन्हीं प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को ही भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक तथा आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। ये जो बुद्धिजीवी थे दोस्तों, इन्हीं को फिर आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय चेतना, मतलब भारत में चेतना जागृत करने वाले लोगों में सबसे पहले मतलब पथ प्रदर्शक और आधुनिक भारत का निर्माता, कि हमारा भारत ऐसे इतनी ज़्यादा अंधविश्वास और कुरीतियों में डूब चुका था कि भारत को उन सब चीज़ों से बाहर लाना ज़रूरी था। और अगर ये लोग नहीं होते, अगर धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं हुए होते, सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं हुए होते, तो भारत आज भी वैसा ही बना रहता जैसे हमारा भारत मतलब कुरीतियों और अंधविश्वासों में डूबा हुआ था। लेकिन इन लोगों ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। अब ये लोग कौन कौन थे दोस्तों? ये लोग थे राजा राम मोहन राय। ऐसे ये नहीं है कि यही थे, छोटे मोटे और भी बहुत सारे थे, लेकिन जो जिन्होंने वृहद पैमाने पर सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए वो राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। ये सब लोग थे जिन्होंने वृहद स्तर पर भारत के विचारों को प्रभावित किया और हमें हमारी संस्कृति और धर्म की बुराइयों से अवगत करवाया। तो आज हम सिर्फ यहाँ पे राजा राम मोहन राय का अध्ययन करेंगे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इसी ब्रह्म समाज ने आगे चलकर भारतीय धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। तो ब्रह्म समाज पढ़ते हैं, निर्माता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज का निर्माण किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। सबसे पहले भारतीय राजा राम मोहन राय हुए हैं जिन्होंने मध्य युग में जितनी भारतीय धर्म और संस्कृति में बुराइयां आ गई थी उनके खिलाफ सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति यही थे, और इन्होंने एक व्यापक आंदोलन इसके विरोध में चलाया। राजा राम मोहन राय मुख्यतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे, और उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। प्रजातंत्रवादी थे दोस्तों, वो लोकतंत्र में विश्वास करते थे, वो गुलामी की बेड़ी को ख़त्म करना चाहते थे, और वो मानवतावादी थे। चाहे अंग्रेज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर एक मानव का सम्मान करना और हर एक मानव का भला करना, है ना, उनके विचारों में था। और इसी कारण इन्हीं के विचारों से 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन का जन्म हुआ। अब राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ दोस्तों 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली ज़िले में, है ना। ठीक है, इतना बहुत है। इतना ज़्यादा हमसे जन्म और मृत्यु कुछ नहीं पूछी जाएगी, या तो उनकी बुक्स पूछी जाएंगी, पत्रिका पूछी जाएंगी, या फिर इनके बारे में 4 कोटेशंस दे दिए जाएंगे कि इनमें से क्या सही क्या गलत है। अरबी, फारसी। राजा राम मोहन राय दोस्तों बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। इनमें कुछ हैं अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जैसी कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे। मतलब इनसे पता चलता है कि अत्यंत ही महान और दार्शनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद और ईसाई की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा को शामिल किया। देखो दोस्तों, उन्होंने ना सिर्फ एक धर्म से शिक्षा ली, बल्कि उन्होंने हर धर्म की अच्छाइयों को अपने विचारों में शामिल किया, जिसमें उन्होंने मतलब अपने धार्मिक दृष्टिकोण में, दार्शनिक दृष्टिकोण में और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, मतलब इस्लाम ये कहता है कि ईश्वर एक है। हम जो 36 करोड़ देवी देवता मानते हैं ना, ऐसा विश्वास इस्लाम में नहीं है। वो ऐसा कहता है कि वही अल्लाह है, वही भगवान है और वही क्रिश्चियन गॉड है, मतलब, है ना। वो लोग अलग नहीं मानते कि अंतिम रूप से जो सृष्टि का पालन करता है वो एक ही है, और राजा राम मोहन राय ने भी इस मत में विश्वास किया। सूफी मत के रहस्यवाद में और ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय और नीतिपरक, मतलब जो नैतिकता ईसाई धर्म हमें सिखाता है, उन सब चीज़ों को अपने दर्शन में उन्होंने शामिल किया।
सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, वैश्यागमन, जातिवाद आदि के विरोधी थे और विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया था। दोस्तों वो सती प्रथा के, बहुपत्नी प्रथा के, है ना, और वैश्यागमन के और जातिवाद के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थन थे। सती प्रथा दोस्तों, जब उनके बड़े भाई की डेथ होने के बाद में उनकी भाभी को जबरन सती बना दिया गया था, तो उस चीज़ ने उनको इतना ज़्यादा आघात पहुंचाया था कि उन्हें समझ में आया था कि स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, ना चाहते हुए भी उनको सती होना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए मतलब उनके दिमाग में मतलब एक ऐसे बोलते हैं ना, जो रिफ़्रेशमेंट होती है, एकदम से विचार बदलते हैं कि ये क्या हो रहा है अपने समाज में। ये वही बात होती है, जब कांटा अपने पैर में चुभता है जब भी हमें दर्द महसूस होता है। तो वही है कि जब उनके मतलब परिवार में ऐसी घटना हुई तो उन्हें पता चला कि हमारी स्त्रियों की स्थिति इस धार्मिक रीति रिवाजों के कारण कितनी बदतर होती जा रही है। इसलिए फिर आगे चलकर उन्होंने इसका विरोध किया। और कई बार ये चीज़ आ जाती है, निम्न में से किसका राजा राम मोहन राय समर्थन करते थे और किसका समर्थन नहीं करते थे। तो वो सती प्रथा का दोस्तों, बहुपत्नी विवाह, वैश्यागमन और जातिवाद के विरोधी थे और विधवा पुनर्विवाह को वो समर्थन देते थे कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन करवाया। दोस्तों मूर्ति पूजा का तो विरोध करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो हमारे वेद और दर्शन है उसमें उनका बहुत ज़्यादा आस्था थी और उन्होंने संपूर्ण भारत और नहीं संपूर्ण विश्व को हमारे वेदांत दर्शन के अंतिम सत्य का एहसास कराया। तो इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि वो हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं थे, कि हमारे धार्मिक, वो हमारे धर्म में आए जो कर्मकांड है, अंधविश्वास है, उनके विरुद्ध थे। वेदों को तो वो खुद भी अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते थे। ठीक है। 1809 में दोस्तों उनकी कई सारी पुस्तकें हैं, 2-3 पुस्तकें, 2-3 पत्रिकाएं हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, तो हमें याद करना ज़रूरी है। 2-3 जो संस्थाएं उन्होंने स्थापित की वो भी ज़रूरी है। 1809 में उन्होंने पुस्तक लिखी तुफ़ात उल मुवाहिदीन, मतलब एकेश्वरवादियों को उपहार। दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद करना है कि पुस्तक किसकी है। तुहफ़ात उल मुवाहिदीन या फिर एकेश्वरवादियों को उपहार, ये लिखी उन्होंने 1809 में। आगे चलकर 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। कौन सी सभा का गठन किया? आत्मीय सभा का गठन किया। 1829 में गवर्नर जनरल बेंटिक द्वारा सती प्रथा को उन्होंने गैर कानूनी घोषित करवाया। अपने घर में वो घटना होने के बाद में वो सती प्रथा को मतलब समाप्त करने के लिए ही उन्होंने प्रयास किए और उनका प्रयास सफल भी रहा। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही विलियम बेंटिक ने 1829 में भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अब अगर किसी भी स्त्री को सती बनाया जाएगा तो उसे कानूनन अपराध माना जाएगा। 1822 में पुस्तक लिखी हिंदू उत्तराधिकार के नियम, है ना, हिंदू उत्तराधिकार के नियम। तो 2 पुस्तकें हो गई, तुहफ़ात उल मुवाहिदीन और हिंदू उत्तराधिकार के नियम। इसके अलावा दोस्तों 2 पत्र भी उन्होंने लिखे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, है ना। 2 संवाद कौमुदी तो बंगाली में लिखा गया था और मिरातुल अखबार फारसी में लिखा गया था। कई बार इनके भाषा भी पूछ ली जाती है दोस्तों। तो 2 पत्र उन्होंने निकाले, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। 1825 में दोस्तों उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, क्योंकि वो वेद दर्शन में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। सबसे इम्पोर्टेंट घटना उनके जीवन की 20 अगस्त 1828, इसकी तो डेट आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवादियों की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना था। एकेश्वरवाद की उपासना मतलब ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा का विरोध मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, पुरोहितवाद का विरोध मतलब जो भी ये धार्मिक, चाहे मुल्ला ले लो, लेकिन उन्होंने तो हिंदू धर्म में ही किया था। हमारे जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो जो कर्मकांड करवाते थे उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पुरोहित हो, चाहे किसी भी धर्म का जो मुल्ला होता है, चाहे पुरोहित होता है, चाहे पादरी होता है, वो धर्म का मतलब जो वो अपने आप को बोलते थे ना, हम ही धर्म के रक्षक है और हम ही धर्म के व्याख्याता हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि पुरोहितों को भगवान ने कोई स्पेशल शक्ति नहीं दी है कि धर्म की व्याख्या करने का या फिर धर्म का ज्ञान
ज्ञान करने का अधिकार उन्हीं को है। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भगवान की नज़रों में हर एक इंसान समान है, हर एक इंसान चाहे तो वेदों का अध्ययन कर सकता है, हर एक इंसान चाहे तो शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है। और अवतारवाद का खंडन किया। जो ये लोग कहते थे कि हम भगवान के अवतार हैं या फिर ये अवतार होगा, ये होगा, मतलब उन्होंने एक तरह से अंधविश्वासों का विरोध किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के उद्देश्य दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरह से बना देंगे, निम्न में से ब्रह्म समाज का उद्देश्य नहीं था, या फिर निम्न में से ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, है ना। तो 3-4 बातें ऐसे ऐसे दे दी और एक बात वो अलग दे देंगे। तो आपको याद रखनी है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। भारत की स्वतंत्रता के बारे में वे कहते थे कि तुरंत स्वतंत्र ना करके प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। एक तरह से वे ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट और डिफरेंट बात है कि उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने कभी भी ब्रिटिश लोगों का विरोध नहीं किया, है ना। और ना ही उन्होंने कहा कि आप लोग इंडिया छोड़ कर चले जाओ। वो कहते थे कि अगर अंग्रेज़ लोग एकदम से इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे यहाँ शासन करेगा क्योंकि इंडियंस को तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो शासन संभाल लेंगे। फिर कोई विदेशी शक्ति आएगी और हमें गुलाम बना लेगी। तो वो कहते थे कि एकदम से हमें स्वतंत्रता ना दी जाए, क्रमिक रूप से स्वतंत्रता दी जाए, है ना। धीरे धीरे कुछ कुछ भागों में स्वतंत्रता दी जाए और फिर धीरे धीरे हमें स्वतंत्र किया जाए। लेकिन उन्होंने कभी भी खुलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, बल्कि वो पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक थे और पाश्चात्य संस्कृति के भी समर्थक थे। वे सरकार से आधुनिक शिक्षा देने का अनुरोध करते थे। उस समय दोस्तों होता क्या था कि हम अपने देशभक्ति की भावना में इतने लीन थे कि हम सोचते थे कि अंग्रेज लोग जो हमें अंग्रेजी सिखा रहे हैं वो भी हमारे विरुद्ध है, वो भी हमारे धर्म और संस्कृति को नष्ट करने के लिए यहाँ लाई गई है। जबकि उस समय अंग्रेजी सीख अगर इंडिया सीखता पूरी तरह से तो आज हमारे देश में लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम होती नहीं, है ना। तो यही विचार राजा राम मोहन राय का था कि अगर हमें दुनिया से बाहर, दुनिया में निकल के देखना है, दुनिया की चीज़ों को सीखना है, विदेश बड़े बड़े विद्वानों की जीवन वृत्तियाँ पढ़नी है और उनसे हमें कुछ सीखना है, तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के भी समर्थक थे। तो ब्रिटिश शासन के भी समर्थक थे और पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक थे। ये दोनों बातें याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम किसी भी जैसे क्रांतिकारी या फिर समाज सुधारक के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली वो इसका विरोध ही करते हैं, लेकिन इन्होंने इसका समर्थन किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1817 में कलकत्ता में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। पहले तो देखो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और अब उन्होंने कर दी हिंदू कॉलेज की स्थापना। पहले ये 1809 और आत्मीय सभा का जब गठन हुआ था दोस्तों, उसके जस्ट बाद ही हो गई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। लेकिन उन्होंने अकेले ने हिंदू कॉलेज की स्थापना नहीं की थी, डेविड हेयर नामक अंग्रेज व्यक्ति था, उनकी मदद से उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उनके समय में थे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। देखो दोस्तों कि जो उस समय जो हमारे मुगल शासक थे उनका नाम था अकबर द्वितीय, उन्होंने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस उपाधि को देने के बाद ही वो राजा राम मोहन राय कहलाए, ठीक है। और इस उपाधि को देने के बाद उन्होंने अपना दूत बनाकर राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को मुगल बादशाह की पेंशन बढ़ाने पर बातचीत करनी थी और वहीं फिर 1833 में ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। भेजा क्यों था? वो इसलिए भेजा था कि मुगल बादशाह की जो पेंशन है उसकी रकम को बढ़ा दिया जाए, है ना। और फिर आगे 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही उनका निधन हो गया था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है दोस्तों। क्या क्या कहा जाता है? अतीत और भविष्य के बीच का सेतु कहा जाता है कि अतीत मतलब जो बीत गया है और जो आने वाला है उनके बीच में जो कड़ी के रूप में काम करते हैं वो है राजा राम मोहन राय। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, हमारी राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले भी यही हैं। और आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के निर्माता भी, आधुनिक भारत के पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अब राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला और टैगोर ने बहुत अच्छे से यह कार्य संभाला दोस्तों। 1857 में टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बना दिया।
आगे चलकर दोस्तों टैगोर जो खुद तो थे हिमालय में तपस्या करने चले गए, और केशव चंद्र सेन बहुत ही विद्वान और तत्वबोधिनी सवार, इनका गठन वो पहले से कर चुके थे, उनको अब इसका अध्यक्ष बना दिया, किसका, ब्रह्म समाज का, ठीक है। और स्वयं चले गए तपस्या पर। लेकिन आगे चल के केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की बहुत सारी नीतियों में अलग तरह के परिवर्तन ले आए, और उनकी धाक इतनी ज़्यादा जम गई कि फिर आगे चलकर जब टैगोर वापस आए और उनको आचार्य पद से निर्वासित कर दिया। कालांतर में केशव के उदारवादी विचारों के कारण टैगोर ने ब्रह्म समाज से आचार्य पद को मुक्त कर दिया। इससे फिर क्या हुआ कि इससे फिर ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया, है ना। जबकि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का विस्तार करने में, और ब्रह्म समाज पहले सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही था, लेकिन उसको अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या हुआ, टैगोर को उनके विचार पसंद नहीं आए, वो बहुत ज़्यादा उदारवादी थे आचार्य सेन जो थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने इससे मतलब बाहर निकाल दिया उनको। फिर आगे चलकर इसके दो भाग हो गए। केशव चंद्र सेन ने तो बनाया भारतीय ब्रह्म समाज, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं उन्होंने बनाया आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। लेकिन आदि ब्रह्म समाज तो चला नहीं, है ना, इसकी वैल्यू कम हो गई। और केशव चंद्र सेन का जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसकी महिमा मतलब चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन आगे चलकर उन्होंने ही अपनी बेटी का, इन्होंने ब्रह्म समाज वालों ने एक वो बनाया था कानून कि किसी भी बच्ची का विवाह शायद 13 या 15 साल निश्चित किया गया था, इस वर्ष से कम उम्र की आयु में नहीं होगा, मतलब बाल विवाह रोकने के लिए कोई कानून इन्होंने बनाया था। तो केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था किसी बड़े राजा के साथ में, और वो भी बाल विवाह उन्होंने कर दिया था। तो उससे दोस्तों फिर ये जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है इसकी प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा, और फिर धीरे धीरे इस समाज की वैल्यू कम होने लगी। तो ये थी ब्रह्म समाज की हिस्ट्री, और ये थे हमारे राजा राम मोहन राय। उम्मीद है कि इनके बारे में तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे हम 4-5 जो समाज या धार्मिक सुधार आंदोलन है वो और पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।